गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में। प्यारे अभ्यर्थियों, 6244 आरक्षी भर्ती के लिए जो री एग्ज़ाम 2024 है उसमें आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट इंडिया आप सभी के लिए लेकर के आया है जीके क्विज की क्लास। हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट, मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए ढेर सारे प्रैक्टिस सेट। तो प्यारे अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी और विलंब के देखिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। यदि आप घर में हैं और फुर्सत है तो एक पेपर और पेन लेकर के जरूर बैठा करिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं बोलता हूं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको नोट करना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कणों की जो तरंग प्रकृति है वो किसने स्थापित की थी। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी। यहाँ का मतलब है कि साइंस से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें कि कणों की जो तरंग प्रकृति थी, तो कणों की तरंग प्रकृति की जो परिकल्पना है वो डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। इसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी जो डी ब्रोगली महोदय थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो परिकल्पना है वो है कणों की तरंग प्रकृति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। इसमें आप लिखिएगा डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली। अगले प्रश्न पर आइए। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का क्या नाम है प्यारे अभ्यर्थियों। हमेशा याद रखिएगा, भोजन ऊर्जा को मापने के लिए जो यूनिट होती है वो कैलोरी होती है प्यारे अभ्यर्थियों। हम कह सकते हैं कि भोजन ऊर्जा को मापने की जो इकाई है वो कैलोरी है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए वयस्कों में आमतौर पर प्रतिदिन जो है वयस्क जो व्यक्ति हैं उन्हें कम से कम 1600 से लेकर के 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है प्यारे अभ्यर्थियों। और ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि सबके लिए मतलब कि कैलोरी जो हो तो कैलोरी की जो डोज है वो सबके लिए समान है प्यारे अभ्यर्थियों। ये आयु और लिंग के साथ साथ ना इसमें थोड़ा सा बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। और अगला प्रश्न है कि डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है, तो हमेशा याद रखिएगा जो डेसिबल है प्यारे अभ्यर्थियों, डेसिबल आपके ध्वनि की तीव्रता की मापन की इकाई है। इसे हम डीबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे हम डीबी से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्वनि मापन का कार्य करता है डेसिबल, ठीक है। यानी कि जब हम ध्वनि की तीव्रता का मापन करेंगे तो जो आएगा उसे हम डेसिबल में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर अगर आए तो अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा याद रखिएगा चांदी के सिक्के सबसे पहले सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय तो देखिए गुप्त वंश का एक शासक है, ठीक है, जो गुप्त वंश का एक शासक है जिसके शासनकाल की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहा, गुप्त वंश का शासक था। और इसने क्या किया कि इसने चांदी के सिक्के चलवाए और इसके चलाए सिक्कों पर प्यारे अभ्यर्थियों गरुड़ का चिन्ह अंकित था। कभी कभार बहुधा यदा कदा प्रश्न पूछे गए प्यारे अभ्यर्थियों कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों में निम्न में से क्या अंकित था, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो इसके चलाए सिक्कों पर प्यारे अभ्यर्थियों गरुड़ का जो चित्र है वो गरुड़ का चित्र अंकित रहता था प्यारे अभ्यर्थियों। आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो शक शासक थे नहपान, तो नहपान पर इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त की थी। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आइए। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी प्यारे अभ्यर्थियों। तो सही उत्तर है आपका श्री गुरु अमरदास। तो श्री गुरु अमरदास थे प्यारे अभ्यर्थी जो सिखों के तीसरे गुरु थे, ठीक है। उन्होंने सिख विवाह समारोह को आनंद कारज नाम दिया, ठीक है। सिखों की बात करें तो देखिए सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गुरु नानक हैं, ठीक है। गुरु नानक देव का जो जन्म है प्यारे अभ्यर्थियों ननकाना साहिब तलमंडी में पाया जाता है। माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालू मेहता था प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। और गुरु नानक ने जो तो सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के गुरुओं की बात करें तो सिखों के 10 गुरु हैं, ठीक है। आपके गुरु नानक हैं, आपके गुरु अंगद देव हैं, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। आपके इसके बाद है आपका हर राय, हर बहादुर, हर गोविंद, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका गुरु तेग बहादुर और आप लास्ट में आपके गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो सिखों के कितने गुरु, 10 गुरु हैं प्यारे अभ्यर्थियों। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाएं। और अगला प्रश्न है आपका 6वां प्रश्न है कि रदरफोर्ड के किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया था प्यारे अभ्यर्थियों। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का जो तो गोल्ड फॉइल एक प्रयोग था, स्वर्ण पन्नी से इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन गुजारे हुए थे प्यारे अभ्यर्थियों। तो रदरफोर्ड का जो मतलब कि एक प्रयोग था प्यारे अभ्यर्थियों, जैसे हम कहें कि रदरफोर्ड ने के किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया था, तो एक गोल्ड फॉइल थी प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन वापस जा करके
आर पार हो गए थे और कुछ इलेक्ट्रॉन वापस भी चले आए थे। तो ये रदरफोर्ड का क्या था, ये परमाणु मॉडल था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाए। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपका कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा होती है प्यारे अभ्यर्थियों। तो महाराष्ट्र का जो पोला त्योहार है, तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में प्यारे अभ्यर्थियों वृषभ की पूजा होती है। वृषभ का मतलब होता है बैल। ठीक है, ये जो मुख्यतः है तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना में भी के उत्तरी क्षेत्र में मनाया जाता है पोला जो त्यौहार होता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें महाराष्ट्र के अन्य त्योहारों की तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का एक पर्व है, या महाराष्ट्र का पर्व निम्न में से कौन है प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये अब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अगर प्रमुख पर्वों की बात करेंगे तो जैसे आपका नासिक का कुंभ मेला हो गया, गणेश चतुर्थी हो गई, गुड़ी पड़वा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रमुख पर्व और उत्सव में मनाए जाते हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला प्रश्न है कि मज्जा यानी कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, मज्जा यानी कि कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है प्यारे अभ्यर्थियों, तो हमेशा याद रखेंगे कि विटामिन सी। विटामिन सी के रासायनिक नाम, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जल में विलेय एक आपकी जो है तो ये विटामिन है, ये मज्जा कोलेजन के गठन में मदद करता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, आपका हो जाएगा सही विटामिन सी। मज्जा कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सितारा देवी की, तो सितारा देवी का जन्म 1920 में कोलकाता में हुआ, इनकी मृत्यु 2014 में हुई प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो भारत की प्रसिद्ध जो कथक नृत्यांगना थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा, कथक, तो कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, इनका जो कथक है तो कहते हैं कि इनके कथक में बनारस और लखनऊ घरानों दोनों के तत्वों का एक सम्मिश्रण दिखाई देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए और अगला प्रश्न है कि एम.एस. स्वामीनाथन को किस क्रांति का जनक माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को किस क्रांति का जनक माना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों बात करें कि विश्व स्तर में हरित क्रांति का जनक कौन है, यानी कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वहीं भारत में अगर बात करें तो भारत में जो है तो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अन्य क्रांतियों से संबंधित बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जैसे आपकी नीली क्रांति हो गई, नीली क्रांति आपके मत्स्य पालन से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसके जनक को हम अरुण कृष्णन के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति है प्यारे अभ्यर्थियों दूध से संबंधित है, दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं इसे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि बर्लिन किस देश की राजधानी प्यारे अभ्यर्थियों, तो हमेशा याद रखिएगा जो बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बात करें तो जर्मनी की जो मुद्रा है वो मुद्रा यूरो है प्यारे अभ्यर्थियों। यह रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक संख्या वाला एक सदस्य राज्य है प्यारे अभ्यर्थियों, जहाँ की भाषा आपको जर्मन मिलेगी। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन, जर्मनी की मुद्रा है यूरो, जर्मनी की जो भाषा है वो है जर्मन, और रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जो है अगर कोई तो वो कौन सा है, जर्मनी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, तो हिमालय का जो तीसरा सबसे बड़ा शिखर है प्यारे अभ्यर्थियों वो कंचनजंगा है प्यारे अभ्यर्थियों, जो सिक्किम के उत्तरी पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, 8,598 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर के बहती है, तो नर्मदा नदी की अगर बात करें कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर के बहती है प्यारे अभ्यर्थियों, तो नर्मदा जो है तो ये गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है प्यारे अभ्यर्थियों। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, बात करें कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर के बहती है प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये जो है तो प्यारे अभ्यर्थियों मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से होकर के बहती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा तय करती है प्यारे अभ्यर्थियों, तो सही उत्तर होगा आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो यानी कि रेड क्लिफ रेखा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक काल्पनिक रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। इसके लिए सर सिरिल रेड क्लिफ एक आयोग गठित किया गया था 1947 के अधिनियम में प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो भारत की अन्य देशों के साथ भी कुछ सीमाएं हैं। बात करें तो इसी क्रम में तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच में एक और रेखा है जिसे प्यारे अभ्यर्थियों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC
के नाम से जानते हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक वास्तविक नियंत्रण रेखा है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या पीओके के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में जो रेखा है तो ऐसी कोई रेखा नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों। एक नदी है जिसे हम काली नदी कहते हैं, काली नदी मानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच की क्या बनाती है, सीमा बनाती है प्यारे अभ्यर्थियों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाइएगा। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है आपका, ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मोत्सव को लेकर के। ठीक है, पहली बार प्यारे अभ्यर्थियों इसे 2014 में मनाया गया था भारत सरकार द्वारा। तब से 2014 से लेकर के बराबर प्रत्येक वर्ष के 26 नवंबर को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म जयंती पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आएंगे। और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है प्यारे अभ्यर्थियों, यानी किसकी बायोग्राफी है जिसको हम गोल के नाम से जानते हैं। और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत के पूर्व एक हॉकी प्लेयर हैं, साथ ही भारत के कैप्टन भी रहे हॉकी टीम के। बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम गोल है प्यारे अभ्यर्थियों। 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे प्यारे अभ्यर्थियों। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, जो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कारपेट सिटी के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कारपेट सिटी के नाम से जानते हैं हम किसको, संत कबीर नगर, यानी कि जिसका पुराना नाम भदोही था, बाद में नाम संत रविदास नगर किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए कारपेट का जो निर्माण है, कारपेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मिर्जापुर में भी होती है, लेकिन मिर्जापुर को कारपेट सिटी नहीं कहा जाता है। ठीक है, भदोही फेमस है, भदोही प्रसिद्ध है अपने हाथ से बने हुए, हैंडलूम तरीके से बने हुए कारपेट के लिए। जबकि मिर्जापुर में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है कारपेट की, लेकिन मिर्जापुर में जो कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है प्यारे अभ्यर्थियों वो होती है मशीनों द्वारा। ठीक है, पावर लूम द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाए। और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है। कह रहा है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो नवाब शुजाउद्दौला ने 1816 में इसको बनवाया था। नवाब शुजाउद्दौला ने 1816 में इसे अपनी बेगम बहू बेगम की याद में बनवाया था प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न पर आएंगे। उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय रेलवे पुलिस, जिसे हम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के नाम से जानते हैं, जीआरपी के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, तो यूपी जीआरपी में कुल 6 अनुभाग हैं प्यारे अभ्यर्थियों। इन 6 अनुभागों की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो आपका मुरादाबाद है, आपका लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, आगरा है और झांसी है प्यारे अभ्यर्थियों। क्लियर हो गया। तो ये 6 रेलवे के मुख्य अनुभाग हैं। ठीक है, रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी के। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद कौन सा मेला लगता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद, यानी कि होली के दूसरे रविवार को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के दूसरे रविवार को लगने वाला जो मेला है वो सबसे बड़ा मेला और राजकीय मेला प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम नौचंदी मेला के नाम से जानते हैं। हिंदू मुस्लिमों की एकता का प्रतीक माना गया इस मेले को प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है और होली के दूसरे रविवार को लगता है। नौचंदी मेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आएंगे। कह रहा है कि विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो विश्व मृदा दिवस है प्यारे अभ्यर्थियों वो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। हमेशा याद रखिएगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें विश्व पृथ्वी दिवस की तो विश्व पृथ्वी दिवस आप 22 अप्रैल को मनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। विश्व जल दिवस की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो विश्व मृदा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस प्यारे अभ्यर्थियों मैंने आपको बताया। अगले प्रश्न पर देखेंगे और अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा याद रखिएगा दिसंबर 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार जो है प्यारे अभ्यर्थियों, ये सम्मेलन 2023 में जो है तो सऊदी के रियाद में हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। कहा जाता है कि जो सर्वश्रेष्ठ जो युवा एथलीट पुरस्कार से सम्मानित हुई थी प्यारे अभ्यर्थियों तो शीतल देवी को सम्मानित किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों, क्योंकि शीतल देवी ने जुलाई में चेक गणराज्य में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप पैरा चैंपियनशिप 2023 में प्यारे अभ्यर्थियों ओपन महिला कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में प्यारे अभ्यर्थियों रजत पदक जीता हुआ था। ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों। कहते हैं कि प्यारे अभ्यर्थियों की जो विश्व तीरंदाजी करती हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जो आपके युवा एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपके शीतल देवी को।
शीतल देवी अपने मतलब कि दोनों मतलब हाथ खो चुकी हैं तीरंदाजी के लिए। पैरा अभ्यर्थियों अपने पैर से जो है तो पैरा चैंपियनशिप के लिए खेलती हैं पैरा अभ्यर्थियों, ठीक है। तो उन्हें दिसंबर 2023 में सऊदी के रियाद में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने की इलायची पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो इलायची पहाड़ियाँ हैं ये आपके दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला हैं। ये भारत में दक्षिण पूर्वी केरल और दक्षिण पूर्वी केरल के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम इलायची पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्यारे अभ्यर्थियों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलायची की खेती होती है, इलायची के बागान है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, इन्हें इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कंस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, जिसे प्यारे अभ्यर्थियों पीएससी के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश पीएससी का जो एक्ट है प्यारे अभ्यर्थियों ये आपका 1948 में पारित किया गया प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। बात करें तो 1948 में जब यूपी पीएससी के एक्ट को पारित किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों, तो बात करें तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के सशस्त्र पुलिस को लेकर के, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सैन्य पुलिस बल को लेकर के, दोनों को मिला करके जो प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी बनी, जिसे हम उत्तर प्रदेश पीएससी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 1948 में इस एक्ट को पारित किया गया था। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि म्यांमार की मुद्रा एवं राजधानी क्या है। तो म्यांमार की प्यारे अभ्यर्थियों राजधानी क्या है, तो देखिए म्यांमार का सबसे पुराना नाम हुआ करता था बर्मा, जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। बाद में देखेंगे तो म्यांमार भारत से अलग हुआ। म्यांमार की राजधानी प्यारे अभ्यर्थियों नेपिडा, ठीक है, म्यांमार की राजधानी है नेपिडा और वहाँ की जो मुद्रा है वो है म्यांमारी क्यात। तो मुद्रा है यहाँ की म्यांमारी क्यात और वहाँ की जो है तो राजधानी तो वो है नेपिडा, ठीक है, नेपिडा वहाँ की क्या है राजधानी म्यांमार की। अब आते हैं करंट के क्वेश्चंस की तरफ प्यारे अभ्यर्थियों। और करंट का आज का क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा हैती से भारतीय नागरिकोों को निकालने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा याद रखिएगा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चलवाया था, इसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती, आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए प्यारे अभ्यर्थियों, ऑपरेशन इंद्रावती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हैती में हिंसाग्रस्त भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन इंद्रावती को चालू किया था। इसकी सूचना प्यारे अभ्यर्थियों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मतलब माइक्रो ब्लॉगिंग जो साइट है जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं, ट्विटर का नाम बाद में एक्स हो गया है, ठीक है, तो एक्स पर ऑपरेशन इंद्रावती की घोषणा की थी, ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि समाचारों में रही मुस्क बुद्धिजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। समाचारों में रही मुस्क बुद्धिजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है, तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा चावल, ठीक है, सही उत्तर होगा चावल। मुस्क बुद्धिजी जो फसल है प्यारे अभ्यर्थियों ये चावल की एक किस्म है प्यारे अभ्यर्थियों। कश्मीर हिमालय की देसी चावल की एक किस्म है प्यारे अभ्यर्थियों जिसे हम मुस्क बुद्धिजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अपनी अनूठी सुगंध के लिए, ठीक है, अनूठी सुगंध के पीछे के रहस्यों का खुलासा इसमें किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। मुस्क बुद्धिजी जो फसल है ये आपके चावल से संबंधित है जो अपनी अनूठी सुगंध के लिए जानी जाती है, ठीक है, मुस्क बुद्धिजी फसल। हाल ही में विश्व में प्रथम ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है प्यारे अभ्यर्थियों। तो सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है आपका राजस्थान, ठीक है, यानी कि हाल ही में विश्व में प्रथम ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए राजस्थान में किया गया। राजस्थान में एक जिला पड़ता है जिसे हम पाली के नाम से जानते हैं। पाली जिले के जॉर्डन में पहले विश्व के ओम आकार के मंदिर का, यानी जो मंदिर का आकार है वो कैसा है, ओम के तरीके का है, ठीक है, ओम आकार के मंदिर में है जो प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि आपके 250 एकड़ में फैला हुआ है, 250 एकड़ में फैला हुआ है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें शैली तो यहाँ के मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो कुछ प्रमुख है कि विश्व में प्रथम ओमाकार मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, राजस्थान के पाली जनपद के जॉर्डन में किया गया। 250 एकड़ के एरिया में फैला हुआ मंदिर है, किस शैली में बना है, तो नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं। तो अगर बात होगी एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक की जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो वेट लिफ्टर का नाम है प्यारे अभ्यर्थियों साइखोम मीराबाई चानू, ठीक है। तो मीराबाई चानू ने क्या किया है कि टोक्यो ओलंपिक पदक जो विजेता रही हैं, टोक्यो ओलंपिक जो पदक विजेता रही हैं आपकी मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली जो है तो वेट लिफ्टर महिला बन गई है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला और अंतिम प्रश्न है कि तिरंगा बर्फी जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया यूपी के किस शहर से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई जो एक
वाराणसी की जो तिरंगा बर्फी है, ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो यूपी के किस शहर से संबंधित है, तो वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय से मतलब जुड़ी रही वाराणसी शहर की जो तिरंगा बर्फी है प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग से मतलब कि ग्लोबल इंडेक्स यानी जीआई टैग जिसे कहते हैं, जीआई टैग से प्यारे विद्यार्थियों प्रदान किया गया। साथ ही साथ वाराणसी की जो ढलुआ मूर्ति मेटल है इसे भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। उसी समय के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाली जो तो फसल है प्यारे विद्यार्थियों, जिसे हम कठिया गेहूं के नाम से जानते हैं, कठिया गेहूं को क्या किया गया, जीआई टैग से सम्मानित किया गया, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। ये हमारा आज का कार्यक्रम था, कैसा लगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, और इसमें अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो, ठीक है। तो अभी आपने देखी 2 बजे से रीजनिंग की क्लास, 3 बजे से आपने देखी मेरी जीएस की क्लास, 7 बजे प्यारे विद्यार्थियों उपस्थित रहिएगा जो है तो मैथमेटिक्स के वार पर, ठीक है, मैथमेटिक्स पर अंतिम प्रहार, और 8 बजे से आपको मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों ऋषभ सर द्वारा रीजनिंग, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।